अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बटेंगे तो कटेंगे, क्या है इस बयान का मतलब और किसने दिया है ये बयान, और इस बयान की पिछले 30 घंटों में इतनी चर्चा क्यों हो रही है और इसके राजनीतिक सामाजिक क्या मायने हैं? क्या ये हिंदुओं को एक करने के लिए दिया गया बयान है या फिर ये एक कंप्लीट कम्युनल स्टेटमेंट है जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने दिया है? इसके मायने क्या हैं? आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं और इस बयान को लेकर। बहन भाइयों, आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। उस स्टेटमेंट को लेकर पूरे देश भर में ज़बरदस्त चर्चा छिड़ी हुई है। सामाजिक चर्चा, भारतीय ताने बाने की चर्चा और राजनीतिक चर्चा। क्या है मुख्यमंत्री का वो स्टेटमेंट? कल आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बांग्लादेश की घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर ये समाज बटेगा तो कटेगा, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और उन्होंने उदाहरण कहाँ का दिया? बांग्लादेश का। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? माइनॉरिटीज़ यानी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, उनको मारा जा रहा है, उनकी संपत्तियां जलाई जा रही, तरह तरह के कृत्य हो रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने एक शब्द ईजाद किया और उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान के क्या मायने? दो मायने। इसको जो कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी के को मानने वाली विचारधारा है, उनका ये मत है कि ये हिंदुओं को बड़े पैमाने पर जोड़ने के लिए, जातियों के बंधन को तोड़कर एक समग्र हिंदू समाज में जोड़ने के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया है कि हिंदू समाज बटे ना। किस तरह न बटे? पॉलिटिकली न बटे। क्या नहीं बटना चाहिए? वोट नहीं बटना चाहिए। तात्पर्य यही है। पॉलिटिशियन को आपके वोट से ही मतलब होता है, तो मुख्यमंत्री का तात्पर्य था कि आपके वोट बटने नहीं चाहिए वरना आप कटेंगे। अब कटेंगे के भी कई तात्पर्य हैं, लेकिन संदर्भ क्या दिया गया है? बांग्लादेश का। तो इसको माना क्या संदर्भ जाना चाहिए? हिंदू मुस्लिम। तो क्या मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट क्या कम्युनल स्टेटमेंट माना जाए, कोई हेट स्पीच मानी जाए, या फिर समग्र हिंदू समाज की एकता के दृष्टिकोण से दिया गया बयान? इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? यह गंभीर चिंतन और चर्चा का विषय है। बहन भाइयों, आपने हमेशा देखा होगा कि यूपी के चीफ मिनिस्टर बीजेपी की जो पॉलिटिकल लाइन है सेंट्रल लीडरशिप से, उससे एक स्टेप आगे वो हमेशा हार्ड लाइन अपनाते हैं और ऐसा कहने और करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। वो कोई डिप्लोमेसी नहीं करते हैं, वो कोई ढक छिप कर बात नहीं करते हैं, खुली बात करते हैं। चाहे वो असेंबली के भीतर उनका बयान हो कि मैं हिंदू हूँ, ईद नहीं मनाता, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। और अभी का ये पब्लिक रैली का स्टेटमेंट कि बटेंगे तो कटेंगे। तो कौन किसको काटे डाल रहा है और क्या ऐसा है जो बट गया? एक्चुअली 2024 के चुनाव में बीजेपी का जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक था, जिसमें सर्व समाज था, शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी सभी लोग थे, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर बंटवारा हुआ है। और उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है? इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। मुख्यमंत्री की चिंता इस बात की है कि ये जो बंट गया है उसका बड़ा नुकसान है। तो क्या इस तरह का वो माहौल इस वक्त है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स का काम कर जाएंगे? पॉलिटिकली क्या ऐसे स्टेटमेंट फ़ायदा देंगे या नहीं देंगे? क्या एग्जैक्टली क्या चल रहा है? हमें इस बारे में चर्चा भी करनी है, विचार भी करनी है। अब इस पर भी दो तरह के मत आए सामने। सत्ता पक्ष इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट के बाद किसी का स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अपोजिशन इसे संविधान का विरोधी, दलित और पिछड़ों के हक मारने वाला, समाज में विद्वेष फैलाने वाला और सांप्रदायिकता फैलाने वाले स्टेटमेंट के आरोप लग रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तो लगातार भारत सरकार की विदेश नीति और योगी आदित्यनाथ के बयान को मुद्दा बनाए हुए हैं। तो आज हम समग्र चर्चा करेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या बट रहा है और कौन कट रहा है?
पूरी चर्चा इसी विषय पे। आप वो स्टेटमेंट सुनिए। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे। उनको ये लग रहा है कि उनकी जो मुख्यमंत्री की सीट है वो अनकरीब उनके पास से जाने वाली है, तो इसीलिए वो बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं क्या, बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा है देश को? जो पार्टी अपनी विज्ञप्ति में लिखती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जैसे खोखले शब्द, उनके एक मुख्यमंत्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनकी जन्मभूमि पर खड़े होकर इतनी नफरती बातें करते हैं। मुख्यमंत्रियों को यह शोभा नहीं देता है। तो बहनों भाइयों, आज चर्चा इसी विषय पर। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर एम एच खान जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। ये बटेंगे तो कटेंगे का क्या मतलब है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बांग्लादेश की परिस्थितियों का उदाहरण दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरह से बांग्लादेश में चीजें हो रही हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को न जाति देखी जा रही, न धर्म देखा जा रहा, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा तो वो लोग जो भारत में जय भीम जय मीम का नारा देते हैं, उन्होंने जो फिलिस्तीन की बात उठाते हैं वो बांग्लादेश पे खामोश है। अरे जब वहां हमला किया जा रहा था तो मीम और भीम नहीं पूछा जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत स्पष्ट कहा कि ऐसी ताकतें जो आपको तोड़ना चाहती हैं, जातियों में बांट के आपको कमजोर करना चाहती हैं, उनके खिलाफ आपको मजबूती से खड़ा होना है। बड़ी स्पष्ट सी लाइन है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है और उसको आप समझ ही रहे हैं और विपक्ष भी समझ रहा है। लेकिन क्या बीजेपी मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट को इंडोर्स करती है? नहीं, बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो क्यों नहीं इंडोर्स करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी पार्टी के नेता, हम क्यों नहीं इंडोर्स करते हैं इस बयान को? और इस बयान में गलत क्या है? ओके, तो कौन बट रहा है और किसको कट जाएगा? अगर काट दिया जाएगा किसको काटा जाएगा? मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए। नहीं, मुझे ना बताइए, आप बताइए कि कौन बट जाएगा तो कौन काट डाला जाएगा? नहीं, ब्रजेश जी मुझे बोलने दीजिए ना। जब असदुद्दीन ओवैसी मंच से खड़े होकर कहते हैं कि जब मोदी हिमालय चला जाएगा और योगी मठ चला जाएगा तब तुम्हें कौन बचाएगा, उनसे पूछिए किसको काटने की बात कर रहे हैं। जब अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुओं तुमको औकात बता देंगे, तो उनसे पूछिए किसको काटने की बात कर रहे हैं। जब इनकी पार्टी के नेता वारिस पठान बात करते हैं कि हिंदुओं तुमको औकात बता देंगे, तब पूछिए कौन काटने की बात करता है। और फिर ममता बनर्जी से पूछिए, जिन्होंने इसी चुनाव में कहा अल्लाह की कसम अगर भाजपा को वोट दोगे तो तुमको अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये पूछिए ना, जो वोट जिहाद के नाम पर सलमान खुर्शीद की भतीजी वोट मांग रही थी, उनसे पूछिए ना। तो अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो वो सांप्रदायिक हो गया। तो अगर हिंदू बटेगा, खुलेआम धमकी दे रहा है। ओके, एक सवाल ले लीजिए। अगर हिंदू जाति के आधार पर वोटिंग पैटर्न उसका बदलता है, वोटिंग पैटर्न बदलने का मतलब आपकी पार्टी को वोट नहीं देगा तो वो काट डाला जाएगा। ब्रजेश जी, ये वोट बड़ी छोटी चीज है और बड़े संकुचित दायरे में इसको देखने की कोशिश न करिए। मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं। जिस तरह से हिंदुओं में जातियों के नाम पर बांटने का, नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, और कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने लंबे समय से दलितों, पिछड़ों, वंचितों को बाहर रखा, रेस से बाहर रखा, ये राहुल गांधी। ये बताए ना, काका कालेलकर कमेटी से लेकर मंडल कमीशन तक की रिपोर्ट से लेकर जो भी चीज, इन्हीं के पिताजी ने कहा था ना, आरक्षण देने पर बुद्धुओं को बढ़ावा मिलेगा। तो ये 69,000 शिक्षकों को तो आपने 10 दिन हो गया है ओबीसी ये तो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको तो न्याय नहीं दिया। ये बटेंगे तो क्यों ना बटे ये, अगर आप इनको न्याय नहीं दोगे तो? माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। न्याय कर दो भैया।
बिल्कुल न्याय होगा ब्रजेश कब जी। होगा? 10 दिन हो गए। इंतजार करिए, न्याय होगा। तो वोट के लिए ही तो आप कर रहे हो ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और समाज को बांटकर कमजोर करने वालों को की साजिशें जो है वो बेनकाब होंगी ओके, और उनको सफल नहीं तो होगा। ये सबका साथ सबका विश्वास, ये लाइन काट दें अभी, इसको डिलीट कर दें या रखें अभी? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, किसी का तुष्टीकरण नहीं। तो फिर ये कटेगा कौन? फिर जब बटेगा तो काटा कौन जाएगा? नहीं, देखिए वो पता करिए बांग्लादेश में कौन काटे जा रहा है, बोलिए ना। आप बताओ ना, आप बताओगे ना। आप बताइए उत्तेजना ना। क्यों कर रहे हो? उत्तेजित क्यों हो रहे हो? आराम से बात करो। कटेगा कौन? बांग्लादेश में कौन काटे जा रहे हैं? आप बताओ ना, भारत सरकार बताएगी कौन काटा जा रहा मैं है? बता तो रहा हूं आपको। भारत उनसे सरकार का पूछिए एक ना। स्टेटमेंट नहीं है। उनसे पूछिए, जय भीम जय मीम वालों से पूछिए ना, भीम मीम का नारा क्यों नहीं लेके जा रहे हैं वहां? ओके, पूछिए। मतलब जय भीम से आपको इतनी एलर्जी है? बिल्कुल नहीं, जय भीम के साथ हम हैं और जय मीम के साथ भी हैं, लेकिन जो भीम और मीम को लड़ाकर कटवाने की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं, उनसे हमारी लड़ाई। तो कौन किसको काटे डाल रहा है आनंद जी? नहीं, ब्रजेश जी बड़ी स्पष्ट है, आप देखिए ना, आप देखिए और पूछिए कि किसने कहा। इसी कांग्रेस के नेताओं ने कहा ना कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी कर देंगे। सज्जन सिंह वर्मा का बयान है, सलमान खुर्शीद का बयान है। मतलब अगर पूछिए ना। पॉलिटिकली हिंदू डिवाइड होता है तो आपका ये कहने का तात्पर्य कि वो काट डाला जाएगा? देखिए, हिंदुओं को जातियों में बांटकर, हिंदुओं को जातियों के नाम पर नफरत फैलाकर उनको बांटने की कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या जो भी दल है वो कर रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, हिंदू तो वैसे भी सामाजिक रूप से जातियों में ही बटा है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो ऑलरेडी एक जातियों में डिवाइडेड कम्युनिटी है। ब्रजेश जी, जातियों में बंटना अलग विषय है और जातियों में बंटकर और पॉलिटिक्स का शिकार होना और ये ऐसे बात लोगों है। का शिकार वोट होना मतलब वो जो किसी गिद्ध और को ना दृष्टि- दें। गिद्ध अब आगे दृष्टि देखो, लगाए हुए अभी हैं तक ये कि सामाजिक आपको- चिंतन कर रहे थे, अब ये बात राजनीति पे आ गए। ब्रजेश जी, ये पॉलिटिकल चिंतन भी है, सामाजिक चिंतन भी है और हर प्रकार का चिंतन है। ठीक, बटेंगे तो कटेंगे, करेक्ट? ब्रजेश जी बिल्कुल, काट डाले इसमें जाएंगे। कहीं कोई शक नहीं है। ओके, मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और सबसे निवेदन है कि कृपया अपनी अपनी बारी में ही बोलें, ताकि आज एक बड़ी सामाजिक चर्चा है और अवेयरनेस जानी चाहिए। भाई बटेंगे तो कटेंगे कैसे? ऑलराइट, तो मनोज जी आपका स्वागत, धन्यवाद। आप मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट पर आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? हमारी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति का जो कम से कम संविधान की शपथ लिया है और जिसने किसी धार्मिक किताब की शपथ नहीं लिया है, जिसको ये समझना चाहिए कि उसका दायरा सिर्फ धर्म तक ही नहीं है बल्कि समाज तक है, उसका दायरा संस्कृति तक है, उसका दायरा लोकतंत्र के बचाने तक का है, उस व्यक्ति को उन्मादी नहीं हो जाना चाहिए। उसका काम भय पैदा करना नहीं है, बल्कि उसको सभी अपने जनमानस को और नागरिकों को भय से रक्षा वाले भाव पैदा करना है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो हमेशा ये भूल जाते हैं योगी आदित्यनाथ कि वो एक मुख्यमंत्री हैं। वो हमेशा इस बात को याद रखते हैं कि वो एक उन्मादी धार्मिक व्यक्ति हैं जो हमेशा इस तरह का बयान देना चाहते हैं जिससे इस समाज में भेद पैदा हो। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने तो बड़े अच्छे से पूछा भारतीय जनता पार्टी से, अब जय भीम से भी इनको नफरत है। इनके लिए वोट छोटी चीज है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कीर्तन करने वाला प्रवक्ता कह रहा था कि वोट छोटी चीज है, तो क्यों नहीं आप वोट वाली जो परंपरा है लोकतंत्र, उससे बाहर हो जाते? क्योंकि गोलवलकर तो गांधी से कह रहे थे कि हमारी ये सांस्कृतिक लड़ाई है, हम माफीनामे पे अपना जीवन जिएंगे, हम आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब आप आ गए राजनीति में भी। आपको तब तक एका जरूर समाज में चाहिए जब वोट लेना हो, जब उनका 69,000 शिक्षक भर्ती में, जब उनको शासन की व्यवस्था में, न्यायपालिका में, जब उनको हक देना होगा, तब वो आपके लिए नंजतिया हो जाएंगे। तब आप उनके सामंती, सवर्ण और सबसे बड़े वो हो जाएंगे जो अब उनका एक भाग सवाल है लेना आपसे, चाहते हैं। मुख्यमंत्री के ये स्टेटमेंट के लिए राजनीतिक तौर पर आप लोग भी जिम्मेदार हैं कि उनको इस तरह का स्टेटमेंट देना पड़ा। भाई आप जाति की राजनीति क्यों करते हैं? ना करिए, तो मुख्यमंत्री इस तरह का हम स्टेटमेंट ना जाति दें। की राजनीति नहीं करते हैं साहब, हम तो जमात की राजनीति करते हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि गणना हो जाइए आपके संस्थान में ही कितने लोग ना, एक सेकंड आनंद जी प्लीज वेट। आप चुप रहो, आपका मैंने आप जान बोलो, बहुत सिर्फ सुन आप लिया। बोलो, आप बोलो। ठीक है, आप कहीं Don't और make जाके personal सुनो। comment, आप नहीं, बोले। मैं ये कह रहा हूं
कि जो ये आपका मंच है, इसमें आपने ये गणना करी हुई है कि नहीं कि आपके संस्थान में कितने लोग हैं, कि वेतन ऐसे ही दे रहे हैं? हम तो इसलिए चाह रहे हैं कि गणना हो। हम ये जानना चाह रहे हैं, जो जाति की बात कर रहे हैं उनसे ये पूछना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये देश जानना चाह रहा है कि जाति किसने बनाई, किसने ये बनाया कि ये चमड़ा छिलेंगे, किसने ये बनाया कि ये दूध का काम करेंगे, किसने ये बनाया कि ये सिर्फ सब्जी का ही काम करेंगे? उनको बताना चाहिए। वो समग्र हिंदू एकता की बात करते हैं, आप समझ नहीं पाए हैं। वो समस्त हिंदू एकता आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप इस दुनिया में 200 करोड़ हिंदू हैं और वो 200 करोड़ के मालिक नहीं है, वो मालिक और वो चुने गए हैं 25 करोड़ लोगों के भलाई के लिए। आप अपने यहाँ तो एक तरफ आप बात करते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, और दूसरे तरफ उन्मादी भरी बात कर। आपने जो संविधान की प्रस्तावना तो पढ़ लेते। अरे रामायण भगवत गीता तो आपका उसका मर्म तो आता नहीं है, तो हम सभी जानते हैं। उस प्रस्तावना पढ़ लेते। सभी नागरिकों में बंधुत्व की भावना बढ़ाने का संविधान जिस दिन हम अंगीकृत, इसीलिए कह रहे हैं सब एक हो जाएं, सब हिंदू एक हो जाएं। आप भी चाहते हैं, वो चाहते हैं आप भी एक हो जाओ। नागरिक नहीं, नागरिक की शपथ ली गई है साहब, हिंदू मुसलमान की नहीं। और इस देश में ये हमारी जिम्मेदारी है लोकतांत्रिक रूप से एक राजनीतिक दल होने के नाते कि हम देश के और उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की रक्षा करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया और सबको हर तरह की भागीदारी अगर सुनिश्चित करने का कोई संकल्प है तो अखिलेश यादव जी का समावेशी संकल्प है। बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम में मेरे साथ यूपी में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मनीष हिंदवी भी मौजूद हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ने जो आगरा में स्टेटमेंट दिया, बटेंगे तो कटेंगे, और एक लाइन और कही, एक रहेंगे नेक रहेंगे, और उदाहरण कहाँ का दिया? बांग्लादेश का। आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी चीफ मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट को किस नज़रिए से देखती है? ब्रजेश जी, योगी जी या कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं होता तब तक जब तक वो संविधान की शपथ नहीं ले लेता है। तो मैं आपका 30 सेकंड यहाँ चाहूंगा और वो शपथ का पहला पैराग्राफ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पढ़ना चाहूंगा। कौन सी शपथ? जो मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने ली होगी, योगी जी ने जो संविधान की शपथ योगी जी ने, जो सारे मुख्यमंत्री लेते हैं, सारे मंत्री लेते हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। अब आते हैं इनके बयान पर। 1, 2 और है, भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण लिखा ना कि एकता, मैंने ली नहीं शपथ, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, है ना? हाँ है। अब इनके बयान पर आते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ये इनके बयान पर आ गए हम। तो आपने शपथ क्यों पढ़ी? बता रहा हूं, अब एक एक करके चलते हैं। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, तो संविधान के प्रति ना सच्ची श्रद्धा है ना निष्ठा है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 14 से लेकर 25 के बीच में धार्मिक आधार पर भेदभाव मना करता है, और आप धार्मिक भेदभाव कर रहे हैं। कहाँ भेदभाव किया? नाम तो नहीं लिया? अरे बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया, नाम लिया, स्पष्ट है। और मैं अपनी बात पूरी कर लूं। प्रभुता और अखंडता, जब देश को आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं धर्म के आधार पर, तो ना आप देश की प्रभुता का सम्मान कर रहे हैं ना देश की अखंडता का सम्मान कर रहे हैं। आप कहते हैं साहब कि भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष नहीं रखेंगे। जब एक पूरी की पूरी धर्म को डरा रहे हैं तो भय काटने की बात कर रहे हैं। मैं दोनों में विभेद पैदा कर रहे हैं। तो एक को डरा रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं क्योंकि मैं दूसरे के साथ खड़ा हूं। भाई आप हिंदुओं के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं तो एक धर्म के साथ खड़े हैं तो पक्षपात कर रहे हैं। अनुराग एक के प्रति, द्वेष दूसरे के प्रति। तो ये जो पूरी की पूरी शपथ है इसका कोई मोल नहीं रह गया। सच तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए योगी जी की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। योगी जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। इनको मुख्यमंत्री बने रहने का नहीं, इनको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया, क्योंकि अगर हम संविधान की शपथ को नहीं मान सकते तो हम संविधान को नहीं मान सकते, तो इसका मतलब हमें मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि एक होने की बात करी, एक रहेंगे, किसको एक रखने की बात? जिसका हक मारे बैठे हैं। 69,000 बच्चा पिछले 5 सालों से जाड़ा गर्मी बरसात में इनकी लाठी खाया। सिंगल बेंच डबल बेंच ने कहा कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ। आप उनको उनका हक तो देने को। कहने का तात्पर्य यह है कि योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो संविधान द्वारा दी गई शपथ का उल्लंघन है। मैंने पूरी शपथ पढ़ी और क्रम से आपको बता दिया कि किन किन शब्दों का इन्होंने उल्लंघन किया है। तो संविधान की शपथ का उल्लंघन, इसका मतलब कि इन्हें
तुरंत का तुरंत हटा देना चाहिए इनके पद से। ओके, मैं 20 सेकंड आनंद दुबे को दे दूं? हाँ, प्लीज। सीरियस एलिगेशन। हाँ, प्लीज प्लीज। मैं चाहता हूं इस पर क्लैरिटी आ जाए, फिर आगे बढ़े। 20 सेकंड आनंद दुबे, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, इनको ये भी बताना चाहिए कि जिस ममता बनर्जी के साथ ये बैठे हुए और जो ममता बनर्जी, एक सेकंड, जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी पब्लिक रैली में इस बात को कह रही हैं, इंडी गठबंधन की सहयोगी है, कि अल्लाह कसम अगर भाजपा को वोट दिया तो मैं माफ नहीं करूंगी, अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये क्या है? तो इनका जो योगी जी का जो स्टेटमेंट और संविधान की शपथ, सलमान खुर्शीद, इस पर आप आ जाओ। सलमान खुर्शीद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है अभी। क्यों? सलमान खुर्शीद अभी नहीं है, मंत्री नहीं रहे हैं, अभी नहीं है। सलमान खुर्शीद सांसद नहीं रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री की शपथ का क्या तात्पर्य है? अरे आदरणीय दुबे जी, आज की बात प्लीज वेट, प्लीज वेट। ऐसे नहीं चलेगा, कड़वा कैसे? कड़वा और मीठा मीठा ऐसे नहीं चलेगा। बात करेंगे तो सब पे जवाब देना पड़ेगा। इस पे कौन जवाब देगा? ऑलराइट, ऐसा करते रुकिए, 1 सेकंड रुकिएगा, आपको 30 सेकंड हो गया सर, प्लीज वेट। आसिम वकार की बारी है और काफी देर से हम सब प्रतीक्षारत थे कि इनकी बयान आए। मनीष सिंधी ने तो एक बिल्कुल डिफरेंट बात कही है। वकार साहब, शुक्रिया आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चीफ मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट जरूर सुना होगा। आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट क्यों आन पड़ी, और क्या ये हिंदुओं को एक करने के लिए हैं या समाज में विभेद उत्पन्न करने के लिए? नहीं सर, बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जनाब योगी आदित्यनाथ जी का एक स्टेटमेंट है। अभी वाला बता दूं पहले, आपने कहा बटोगे तो कटोगे, और इलेक्शन में मुस्लिम और यादव अधिकारी तैनात नहीं होंगे। यादव कौन है सर? क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं, कौन है? यहूदी हैं, कौन है यादव? बांट कौन रहा है? ठीक। दूसरी बात, दुबे जी तो ब्राह्मण आदमी है, ब्राह्मण सर्वोच्च जाति भारत की। सर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सर ये व्यवस्था। आनंद जी प्लीज, आनंद जी प्लीज। अरे सर सुन तो लीजिए, आप में सुनने की क्षमता रखिए सर, बोलिए। सुनिए तो सर, ये जो व्यवस्था है, ये वाली वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति की बताइएगा, ऊपर से नीचे वाली मेरे पास भी लिस्ट है। अरे मनुस्मृति की जो वर्ण व्यवस्था है, इसको मानते हैं आप? नहीं मानते हैं सर, उनसे कम मुखातिब है, आप सीधे बात करें ना, अपनी बात करें सर। आनंद जी प्लीज, आनंद जी आप सर बीच में इंटरप्ट ना करें, पहला राउंड चल रहा है, आपको वैसे भी मैंने आउट आफ्टर मौका दिया, अब आप थोड़ा धैर्य रखें और सर हमें सुनने की क्षमता विकसित करिए। इनसे अब आप प्लीज शांत हो जाएं। हाँ, सब पर बात होगी, आप कृपया शांत हो जाएं और इनको बोलने दें। शांत, ओके ओके, ऑलराइट, बोलिए वकार साहब। मैं एक भी बात बिना सबूत के, बिना ऑथेंटिक सबूत के नहीं कर रहा हूं। भाई किसने बांटा? ये वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति में है। इसको मैं समझता हूं हिंदुस्तान के सभी अपर क्लास हमारे सनातन भाई जो हैं मानते हैं इसको। ये किसने बांटा? दूसरा, अभी एक बड़ी बहस छिड़ गई थी कुछ दिन पहले कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह व्यवस्था किसने की है? यहां तो मुसलमान थे ही नहीं सर उस वक्त जब ये दो व्यवस्थाएं हुई, मनुस्मृति वाली और ये रामचरितमानस वाली। और अभी ये तीसरी वाली की यादव अधिकारी भी नहीं लगाए जाएंगे। सर पहली बात तो मसला ये है कि घोड़ी कौन नहीं चढ़ेगा और कौन नहीं चढ़ने देगा। जब चलते थे सड़क पर मुसलमानों के, पहले की बता रहा हूं आपसे, जब मुसलमान दुनिया में नहीं आए थे, 1400 साल पहले से पहले की बता रहा हूं कि जब शूद्र हमारे चलते थे सड़क पर तो सड़क धो जाती थी सर, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं। कहां से इतिहास पढ़ लिया? एक सेकंड प्लीज। घर पे आनंद जी, आज क्या हो गया आपको? आप पहले तो ऐसे नहीं थे, लगता है किसी ने बता दिया कि डिबेट में इंटरप्ट करना है। अपनी बारी में फिर बोलना, आप समय फिर मिलेगा। आप प्लीज सुनिए, प्लीज। सर मैं तो कह रहा हूं ये व्यवस्था खत्म होना चाहिए छूट छात की। आप मेरे साथ मेरा समर्थन कीजिए और जो मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था है जो मैंने भी बोली है, आप इसका विरोध कीजिए। चलिए करिए, मेरे साथ विरोध कीजिए इसका। 3 तक गिनती गिनूंगा। बिल्कुल बोल रहा हूं, बिल्कुल
ये जो भी छूत की व्यवस्था है, छुआछूत की, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। नहीं नहीं, मनुस्मृति, बिल्कुल बोल रहा हूं। सर सुनिए तो सर, बिल्कुल बोल अरे रहा हूं। सुनिए तो सर, सुनिए सर, आप अच्छे आदमी हैं। और मैंने तो आज तक कोई मनुस्मृति नहीं पढ़ी है और ना मेरे घर में है। अरे सर सुन तो मुझे लीजिए, लगता है आपने पढ़ी होगी। अरे सुन लेकिन तो आप लीजिए सर, बताइए, आप नाराज क्यों हो रहे हैं सर? आप अपने घर की अरे महिलाओं अच्छा, के साथ भेदभाव अच्छा दुबे जी, करना कब दुबे जी छोड़ेंगे? एक लाइन बहुत आप अच्छे अपने इंसान घर हैं की आप। महिलाओं से भेदभाव करना कब अरे छोड़ेंगे? ओके, एक सेकंड भाई दुबे जी, आज रोटी किसी ने गलत इनको बन गई, बता दिया तलाक है दे दिया। कि डिबेट में ऐसे करना है। हाँ बोले अब बताइए भाई, कहिए। नहीं बताता नहीं दिया, अपने वो घर की गलत महिलाओं फंस, को अधिकार वो कब गलत देंगे? फंस गए हैं क्या आप। आप बोल अपनी बात कहो। देखिए चलिए, आपकी नहीं, सारी गलत बातें बात माने फंसे ले हैं। रहा अच्छा एक सेकंड, आनंद जी रुको, आनंद जी रुको। हाँ नहीं, सारी बातें माने ले रहा हूँ, खाली पहले ये बता अकबर दीजिए, वैसी पे जवाब दीजिए ना। खाली ये बता दीजिए, और मुसलमान और वैसी पे यादव जवाब अधिकारी दीजिए। क्यों तैनात नहीं होंगे? हिंदुओं को काटने मारने की बात करने वाले असदुद्दीन अकबरुद्दीन पर जवाब दीजिए आप ये बताओ, ये क्या पूछ रहे हैं कि मैं कह यादव रहा हूं, मुसलमान और यादव अधिकारी क्यों नहीं तैनात होंगे? ये गलत है, सही है? एक सेकंड। यादव और मुसलमान अधिकारी को लेकर जो भी आप गलत फहमी फैला रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं। मैं नहीं फैला रहा हूं सर। बिल्कुल आप गलत फहमी नहीं, फैला रहे हैं एक और झूठ सेकंड बोल सर रहे हैं। प्लीज, ये संवाद सही चल रहा कह है, रहे संवाद हैं। चल रहा है। आज आपको नहीं उत्तर बोलना प्रदेश चाहिए में सर, यादव आपको नहीं बोलना मुसलमान चाहिए। अधिकारी posted सबर है। सुनना भी कई बार बड़ा अच्छा रहता है। यही दिक्कत है भाई समाजवादी आप लोग इसी पार्टी तरह- ने इस इसी बात को तरह- लेकर इसी तरह बाकायदा जातियों में इलेक्शन बांटकर- कमीशन को खत लिखा। इसी तरह जातियों में बांटकर आप हिंदुओं को और आप कमजोर उस करते हैं, पार्टी इसी से तरह। ताल्लुक रखते हैं जो सांप्रदायिकता फैलाने का कोई मौका नहीं चूकती। आप बताइए कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्टेटमेंट क्यों दिया था? देखिए, बांग्लादेश के हिंदू जिंदाबाद, नहीं असदुद्दीन और पे- बांग्लादेश के जो अकबरुद्दीन दंगाई हैं वो मुर्दाबाद। हैं? बांग्लादेश के दंगाई मुर्दाबाद और बांग्लादेश के हिंदू भाई जिंदाबाद। बोलिए अब समझिए आप। बोलिए। अरे सुनिए सर, आप बीपी हाई हो जाएगा आपका, दवा खा के बैठिए आप। भाई साहब क्यों नहीं बोलेंगे? आप दवा खा के बैठिए सर, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अरे सर बीपी आपका हाई हो रहा है। अच्छा हंस के दिखाइए, आप मुझे हंस के दिखाइए। आप हंस के दिखा दीजिए। हाँ देखिए, बांग्लादेश के देखिए, मैं भी हिंदू हंस रहा हूं। जिंदाबाद और बांग्लादेश के दंगाई बोलिए मुर्दाबाद, अकबरुद्दीन और गुजरात के अकबरुद्दीन मुसलमान बोलिए। जिंदाबाद और गुजरात के दंगाई और बलात्कारी ब्राह्मण मुर्दाबाद। ऐसे किसी कम्युनिटी क्यों बोल रहे हैं सर? अकबरुद्दीन के लिए बोलिए। बलात्कारी ब्राह्मण भाई जिन्होंने, आप एक बात बताओ कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी तो वो स्टेटमेंट दिया था 15 मिनट के लिए हटा लो, यही तो था ना आपका सवाल? सर जब एक मोदी सेकंड, एक योगी सेकंड। नहीं रहेंगे कौन बचाएगा? हाँ एक सेकंड, अब तो आप सुनो इनका। अब आप इस पर क्या बोलोगे? क्या ये भी विभेदकारी बयान तो है? नहीं सर, बताऊं आपसे, अकबर भाई वाले बयान पर अकबर भाई को न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया है, बाइज्जत बरी किया है। अच्छा बरी हो गए? हाँ, और असद भाई वाले बयान के ऊपर इन लोगों ने बिल्कुल एफआईआर नहीं, की दूसरे थी। मामले में बरी वो हुए। कानपुर का बयान था, उसमें एफआईआर हुई थी। पुलिस ने जब जांच की तो बयान में कुछ पाया ही नहीं, वो क्राफ्टेड था सर, क्या बोलते हैं उसको, मॉर्फ तो बोलते हैं आप लोग की भाषा में, बनाया हुआ था वो। कितने तो मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट को आप क्या मानते हो कि क्यों दिया होगा उन्होंने? मैंने आपसे कहा बांट कौन रहा है, मसला तो ये, मैंने तो आपको सबूत दिए। काट रहा चिंता इस बात की होनी चाहिए। तो बताएं ना फिर मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री को चाहिए संज्ञान लें। हिंदू एकता की बात कर रहे नहीं, हैं जिससे कि आप तिलमिलाए नहीं, हुए हो। सर उन्होंने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि भारत के प्रधानमंत्री आंखें बंद किए बैठे हैं। तो ये सबका साथ, बांग्लादेश की स्थिति पर ज्यादा नजर रखे हैं मुख्यमंत्री जी। हाँ? मुझे उनका लगा स्टेटमेंट है ये। मुझे लग रहा है आज आसिम भाई गड़बड़ा गए हैं? गड़बड़ा गए आज। क्या गड़बड़ा गए हैं? भाई मैं तो समझ रहा हूँ इनको बोलना क्या है। मुख्यमंत्री जी कितने देखिए जागरूक हैं कि वो बांग्लादेश पे भी नजर रखे हुए प्रधानमंत्री सो रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी को हो सकता है आगे भविष्य में अब प्रधानमंत्री नजर बनना रखे हो, हुए इसी से तो आपको दिक्कत तो है। प्रैक्टिस कर रहे हो कि आप विदेश यही तो नीति पे चाहते कैसे हैं बात कि हम करना नजर है, हटा दें। विदेश आप नीति यही पे कैसे चाहते बात हैं कि हम करना है। नजर हटा ये दें, आनंद दुबे हमें ऐसे बंद क्यों कर कह दें। रहे हैं कि आज आप लड़खड़ा गए? आनंद दुबे ऐसे क्यों कह रहे हैं आपको? नंबर बहुत कम हो गए सर आज किसके? आनंद भाई के, कहाँ? बहुत कम हो गए पार्टी में नंबर। अच्छा बिल्कुल Alright. आज नंबर कम हो गए पार्टी ओके, में। एमएच खान साहब को स्क्रीन पे लाया जाए। खान साहब शुक्रिया आपका, बड़ी गंभीरता से आपने 22-25 मिनट सबको सुना। ये स्टेटमेंट क्यों आया चीफ मिनिस्टर का? क्या ये 2024 का जो परिणाम यूपी में आया है उसको हम संदर्भ जोड़ें या फिर बांग्लादेश के संदर्भ में जोड़ें कि ये जो वोट बट गए? स्पेशली मैं इसमें बात करता हूँ ओबीसी कम्युनिटी और एससी कम्युनिटी। नहीं मिश्रा जी, मैं दाएं बाएं नहीं जाऊंगा, उसी में बात करूंगा। लेकिन आपसे आग्रह है, मुझे पिछले बार भी कम समय मिला था, आज मुझे समय दीजिए। पूरा समय है, आप प्लीज बोलिए। जी देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का बोलना ये धमकी है
सब समाज को धमकी है। अगर वोट नहीं करोगे तो तुमको काट डालेंगे, हम काटेंगे तुमको। दूसरा कौन काटने आ रहा है उत्तर प्रदेश में? दूसरा कौन काटने आ रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के लोग कम हैं, हिंदू समाज के भाई हमारे ज्यादा हैं। कौन काटेगा इनको? ये योगी आदित्यनाथ जी की धमकी है कि अगर तुमने ये 10 बाई इलेक्शन में हमको वोट नहीं किया तो तुमको भी बुलडोजर से गिरवाएंगे, तुमको भी काटेंगे। ये योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। किस कम्युनिटी को कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं बटेंगे तब कटेंगे। जो जो वोट नहीं करेगा, सारी कम्युनिटी को काटेंगे। जो वोट नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी। इनका इतिहास ये तो आप सीएम के स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर रहे हो। नहीं, हम ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो अपनी दूसरी बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। योगी जी कह रहे हैं कुछ नहीं। ये क्या होता है? सीधा सीधा चैलेंज प्रधानमंत्री को भी है कि तुम कहते रहो, हम तो काट डालेंगे इन लोगों को। इनका इतिहास आप नहीं जानते। आप देखिए, आपको तो एक मरतबा इसी डिबेट पे हुआ था कि गोरखपुर में अग्रवाल साहब हिंदू युवा वाहिनी से टिकट लड़ाया इन्होंने, और बीजेपी के शुक्ला जी हरा दिया इन्होंने। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ का कुछ नहीं कर पाई, आज भी बने हुए हैं। राजस्थान में गए, वहां कहा तो योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपको किस बात की तकलीफ है? बीजेपी का जिसका मनो बनाएगी, उन्होंने योगी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया। आपको तकलीफ क्या है खान साहब? में तकलीफ है, आपको भी तकलीफ होनी चाहिए मिश्रा जी, कि जो आदमी मैं जैसे हूं, वसीम वकार जैसे हैं या आप जैसे हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन संविधान की कसम खा के कुर्सी पर बैठने वाला आए बाएं साएं गाली गलौज नहीं कर सकता। ये संविधान की अपमान है। तो क्या ये कम्युनलिस्ट, क्या ये सांप्रदायिक बयान है? बिल्कुल सांप्रदायिक बयान है ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ बयान है। जब ये मैं कह रहा हूं, जब भी राजस्थान में गए, राजस्थान में जाके क्या कहा इन्होंने? अब वो कहाँ है हनुमान जी के मानने वाले लोग? जब उन्होंने कहा कि हनुमान जी दलित थे, हनुमान जी बैकवर्ड थे, मेरे बजरंग बली तुम्हारे अली। ये बयान क्या है? आप बता दीजिए संविधान की रूपरेखा में ये सांप्रदायिक है कि नहीं है? बता दीजिए आप बता दीजिए मिश्रा जी, ये सांप्रदायिक है कि नहीं है? आज दो लोगों को पर बीजेपी का तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये है कि सबका साथ, सबका भरोसा, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा योगी जी पे? यही तो मैं कह रहा हूं ना, यही तो मैं कह रहा हूं। आप भी जैसे लगता है कि आप, भाई देखिए, मैं तो आपको कुछ नहीं कर सकता। अरे सवाल पूछना हक है मेरा, मुझे हर तरह के सवाल सबसे पूछने होते हैं, आप बुरा ना माने। नहीं, और कोई व्यक्तिगत ना ले, मैं तो डिबेट में कहता हूँ, मैं तो सबसे सवाल करता हूँ। मुसलमान को पार्लियामेंट में एक टिकट नहीं दिया मुसलमान को, कहां सबका साथ? अरे अभी आपको दिखा नहीं जम्मू कश्मीर में कितने मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दिया? छोड़िए जम्मू कश्मीर को, छोड़िए, टिकट ही टिकट दे दिया, टिकट ही टिकट दे दिया। पूरी लिस्ट मुसलमानों से भरी पड़ी है। अरे साहब, तो वहां मुसलमान के अलावा कौन है? किसको दे देंगे टिकट की? तो भैया कौन किसको काटे डाल रहा है ये तो बताओ। काटे डाल रहे हैं योगी जी, आपको बता रहा हूं मैं। योगी जी जब कह रहे हैं तो उनकी बात पर विश्वास रखिए। ऑलराइट वीरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को 10 बाई इलेक्शन धन्यवाद खान साहब, शुक्रिया। वीरेन जी भी आ गए डिबेट पे। जी वीरेन जी, मुझे आप बताइए कि मुख्यमंत्री को इस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया? इसके राजनीतिक क्या निहितार्थ हैं? क्या हम इसे लोकसभा चुनाव के परिणामों से जोड़ें या फिर उन्होंने कोई चेतावनी दी है? स्वाभाविक है कि राजनीति की जो धारा थी लोकसभा के चुनाव में, उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली और अब उस दिशा को बदलना है। वो दिशा बदलकर बुलडोजर की ओर जा सकती है, वो दिशा बदलकर कट्टर हिंदुत्व की ओर जा रही है। ये सारी चीज़ें तो अब बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये जो 10 सीटों का उपचुनाव है, ये बेहद अहम है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए, क्योंकि ये चुनाव पूरी तरह से योगी के हाथ का चुनाव है। और ये कमान उन्होंने जब से ली है तब से उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। बांग्लादेश का इशू अंतर्राष्ट्रीय भले हो, लेकिन इस देश में उसको लेकर चर्चा हिंदू और मुसलमान पर खूब हो रही है। और वहाँ जो मारकाट हुई, जो हिंदुओं के साथ जो हमारे छात्र फंसे रहे, जो यहाँ से लोग गए हुए थे, तमाम सारे जिनके घर तोड़े गए, लोगों को मारा गया,
तो स्वाभाविक तकलीफ तो होगी, सुनाई पड़ेगा तो उस पर। लेकिन शेख हसीना जब से आई भारत, वो कहाँ हैं, क्या कर रही, सब भूल गए लोग। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई उस दिन के बाद से। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला भी है, लेकिन वोट तो देखिए यहीं से मिलेगा। जब भाजपा को ये बात पता चल गई है कि भाई मुसलमान और यादव हमको वोट नहीं दे रहे हैं, लोकसभा में भी नहीं दिए, कुछ दलित भी खिसक गए, लेकिन दलित और ओबीसी के कहने में अभी वो डर रही है, क्योंकि वो अगर चले जाएंगे फिर बचेगा क्या भाई। कहीं कि जब बिजली से पानी बनाने वाली मशीनें ईजाद हुई, जल विद्युत वाली, तो हमारे यहाँ के एक नेता थे विधान परिषद मुन्ना सिंह, कहीं कि भाई जब पनिया से सारा बिजली निकाल ले वो तो पनिया में बचे का हो। तो वैसे है कि अगर ओबीसी और दलित चला जाए तो फिर भाजपा के पास क्या बचे। तो इसलिए वो उस बात पर तो नहीं आएगी, लेकिन जो गया है उसको वापस लाने की वो पूरी कोशिश करेगी। और उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है धर्म, हिंदुत्व, ये सब चीज़ें तो आएंगी जिसको हर धर्म हर जाति का लोग मानते हैं। तो राम मंदिर बनने के बाद से बीजेपी को फिर उस वोट बैंक को, जिसको उसने इतना फ्री राशन दिया, घर दिया, दलितों के घर पे बीजेपी के नेताओं ने भोजन किया, ओबीसी समाज को हिस्सेदारी बढ़ाई, वो उसको सहेजना है, वापस एक साथ लाना है। तो योगी जी चूंकि मुख्यमंत्री हैं और उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, तो अब तो लोकसभा बीत गई, मोदी तीसरी बार सरकार बना लिए हैं, अब योगी को दूसरी बार तीसरी बार बनाना है 27 के लिए, तो पृष्ठभूमि तो तैयार करनी पड़ेगी। आप देखिए कि अतीक मर गए, मुख्तार अंसारी मर गए, आजम खां कितने साल से जेल में है, ज्ञान व्यापी राम मंदिर, कोई मुद्दा टिका नहीं, चला नहीं, उठा नहीं। तो अब बांग्लादेश आया है, बांग्लादेश पे लोगों की ध्यान खींचा गया, इससे थोड़ी उम्मीद भी है बीजेपी को। लेकिन विजय जी, अभी ये बात आई थी कि जिस देश में हम धर्म को तो माने, लेकिन उसी धर्म में जब ऊंच नीच, छोटी जात, बड़ी जात, छुआछूत, ये सब है, तो वहाँ जातियाँ बट ही जाती हैं। और राजनीतिक दल उनको टिकट क्यों देते हैं अगर वो जातियों का वोट नहीं चाहते तो? सर्वे क्यों कराते हैं? वो इसीलिए होता है कि वो उस जात को प्राथमिकता दे जिससे वो अपनी जात का वोट हासिल करे। तो जब जात के हिसाब से लोग आएंगे तो धर्म का आधार कमजोर पड़ना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एकजुटता की बात तब संभव नहीं हो सकती है, और इसीलिए हिंदू समाज को आप एकजुट नहीं रख सकते, परमानेंट नहीं रह सकता है, क्योंकि धर्म हमको एक करता है, लेकिन जातियों की वजह से विभेद पैदा होता है। जब नई नई आंख मिली रहती है किसी को तो हर मंजर अच्छा लगता है। बीजेपी की 10 साल की सरकार हो गई, नया नया मामला था मोदी जी का, हर बात उनकी अच्छी लगती थी, बीजेपी के हर काम अच्छा लगता था लोगों को। अब 10 साल बाद वही कैसेट बाजेगी तो फिर स्वाभाविक है कि अब लोग सवाल करने लगते हैं जी। तो वो नारे, वो भाषण समाज को उतना आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि अब ये हिंदुत्व वाला मुद्दा तेजी पकड़ता जा रहा है। देखिए, योगी अगर बोल रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री से पहले उनको आप एक संत के रूप में और एक हिंदुत्व के बड़े लीडर के तौर पर वो हमेशा इस तरह की बात बोलते रहे हैं, उनकी पहचान वहीं से रही है। उनके गुरु भी राम मंदिर आंदोलन में रहे, योगी जी बहुत कम उम्र में आए थे, तो उनको तो अपनी लाइन पे ठीक चल रहे हैं। अब वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनको सब समाज की बात पर वो वहाँ पर उनको आप टोका टाकी कर सकते हैं। लेकिन हम हिंदुत्व में जब इस बात को देखते हैं कि गाय हमारी माता है और गाय काटी जा रही है, लोग बीफ खाते हैं, तो फिर वहाँ पर उसको भी रोक लगाने कोई इंतजाम होना चाहिए। ये सब समाज में जो दोहरी चीज़ें दिखती हैं, इससे मन विचलित होता है कि हमारे नेता नायक ये कहते हैं कि गाय माता है, उसको रोटी खिलाओ, गुड़ खिलाओ, और दूसरी लोग बीफ खा रहे हैं। इस पर भी तो कुछ होना चाहिए जी। कंक्लूड करें जी। चाणक्य ने कहा है कि सबसे ज़्यादा जहर जो होता है वो सांप के दांत में होता है,
और उसके बाद बिच्छू के डंक में होता है, और उसके बाद आदमी के शब्दों में होता है। ये बड़ा सुन लिया खान साहब है। तो बात से आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें मार सकते हैं। बहरहाल सुनिएगा जी कि जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, कुलाह तौक से भारी पहन के आते हैं, अमीर शहर तेरी तरह कीमती पोशाक मेरी गली में भिखारी पहन के आते हैं। यही अकीक थे शाहों के ताज की जीनत, जो उंगलियों में अब मदारी पहन के आते हैं, और इबादतों की हिफाजत भी उनके जिम्मे है जो मस्जिदों में सफारी पहन के आते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ऑब्जर्वेशन और पॉलिटिकल ओपिनियन हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, दूसरा चरण प्रारंभ करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, ये आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव करती है, बंटवारा करती है और इससे समाज की एकता प्रभावित होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर ये इस तरह के आरोप जो विपक्ष लगाता है ना, ये कोई पहली बार नहीं है। एक दौर था जब ये कहते थे कि अटल जी सांप्रदायिक हैं, आडवाणी जी सांप्रदायिक है, फिर अटल जी सेकुलर हो गए, आडवाणी जी सांप्रदायिक हो गए, फिर उसके बाद मोदी जी को कहने लगे, आप कहते हैं खान साहब रुकिए, प्लीज रुकिए खान साहब। योगी मोदी जी सेकुलर हो गए, योगी जी कम्युनल हो गए। ये नैरेटिव इस तरह की ये लोग गढ़ते रहेंगे। हम आज भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। आज भी समाजवादी पार्टी से ज्यादा विधान परिषद सदस्य जो है हमारे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम, चार मुस्लिम विधान परिषद सदस्यों को भेजने का काम हमने किया। हमारे नगर निगम, नगर निकाय में हमने मुसलमानों को टिकट देने का काम किया। आज हमारी जो सूची आई उसमें भी हमने दिया। हम भेदभाव नहीं करते, लेकिन जो लोग ये दृष्टि लगाकर बैठे हुए हैं कि किस तरह से समाज को तोड़ा जाए, किस तरह से समाज में विघटन पैदा किया जाए, किस तरह से समाज में खराबी पैदा की जाए, उन लोगों के लिए जरूर है और कि क्या आप इस बात का वायदा करते हैं कि आप समाज में सबको सबका हक देंगे? अच्छा, ये बताइए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में या देश में जो योजनाएं चल रही, कोई योजना, एक योजना बताइए जिसमें हमने ये लिखा हो कि इसमें मुसलमान को नहीं मिलेगा, इसमें फलाने को नहीं मिलेगा। कोई एक योजना बताइए, शौचालय बता दीजिए, उज्ज्वला बता दीजिए, गैस सिलेंडर बता दीजिए, आयुष्मान कार्ड बता दीजिए, और अस्पतालों में जाके देख लीजिए, सर्वाधिक आपको हमारे अल्पसंख्यक बंधु आरक्षण पर हकमारी का आप पर बड़ा इल्जाम है और पूरा चुनाव ही उसी पर आधारित रहा है, और अभी तक आप विजिबली न्याय नहीं कर पाए। ऐसा न्याय हो कि लोगों को दिखे। ब्रजेश जी, जिनके अपने शासन काल में नौकरी देने वाली चारों संस्थाओं के अध्यक्ष एक जाति के हो जाएं, जिनके अपने शासन काल में सूची उठाकर आप देखिए, जिनके अपने शासन काल में पैसे लेकर सूचियां जारी की जाती रही हो, वो क्या बात करेंगे। हमने ईमानदारी से, निष्पक्षता के साथ मुख्यमंत्री जी ने यही लोक भवन में बुलाकर नियुक्ति पत्र देने का काम किया और छात्रों से पूछने का काम किया। हुए किसी बड़े पर तो कार्रवाई नहीं हुई। देखिए की सरकार ब्रजेश जी, हमारी सरकार ने ही नकल को लेकर, और आप ये देखिए ना, नकल को लेकर जब हमारी सरकार कल्याण सिंह जी के समय में हमने काम किया। अरे अभी की बात करिए, बहुत पीछे चले गए। नहीं, मुलायम सिंह जी ने मंच से खड़ा होकर क्या कहा, हम आएंगे तो नकल फिर करवाएंगे। 11 पेपर लीक का कौन जिम्मेदार सर? किसी बड़े का, देखिए, किसी बड़े गर्दन कटी, पेपर लीक में जो लोग किसी बड़े पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी की गई है, और साथ साथ कठोर कानून बनाने का काम शुक्रिया, किया गया है। धन्यवाद। मनोज काका को लाया जाए, बहुत शुक्रिया। थोड़ा वक्त की कमी है, सब लोग कृपया कोऑपरेट करें, और सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी बारी में बोलें। डिबेट आज बिल्कुल सही जा रही है। मनोज काका जी, आप बताइए भाई कि इस तरह को तो कह रहे हैं हम सबके साथ न्याय कर रहे हैं और हमने तो सबको बराबर मौका दिया है, आप ये विभेद क्यों देखना चाहते हैं उनके? नहीं, वो जो कह रहे हैं, असल में भारतीय जनता पार्टी की जो दुविधा है वो यही है कि उनका कोई शब्द उनके कर्म तक नहीं जाता है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। बहुत चालाक लोग हैं ये, दोहरे मानक और दोहरे चरित्र के लोग हैं। इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में कितने मुसलमानों को आपने टिकट दे दिया। इनसे 69,000 शिक्षक भर्ती पर जब इस देश के उच्च न्यायालय ने, उत्तर प्रदेश के डिवीजन बेंच ने कहा कि आपने ओबीसी का आरक्षण जो देना
चाहिए 27%, सिर्फ 3% दिया। एससी का देना चाहिए 21%, सिर्फ 16% दिया। आप ऊपर से लेटरल एंट्री ले आए थे। लेटरल एंट्री किस लिए लाए थे? उसमें नहीं कुछ बट रहा। वो तो डेढ़ आप सब्जेक्ट जब होगा। मलाई बांटना होगा तो योगी आदित्यनाथ जी स्वजातियों को बांटते हैं। वीसी अपना बनाएंगे, डायरेक्टर अपना बनाएंगे, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट कितने प्रोफेसर OBC अपने हैं? लोगों को की भर्ती करेंगे। कितने ओबीसी हैं वीसी? उत्तर प्रदेश में एक नहीं है। आपको 35 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं, कितने हैं आप बताइए? आप पर एक आरोप है। था कि आपकी पार्टी जातिवाद करती, भर्ती हमारी वगैरह करती। पार्टी ने कहीं कोई जातिवाद नहीं करा है। ये भारतीय जनता पार्टी का पोषित और प्रचारित विज्ञापन है। भारतीय जनता पार्टी से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में पूछा, आज तक मुख्यमंत्री उसका जवाब नहीं दे पाए। हालांकि उनका गणितीय आंकड़ा भी गड़बड़ था। और बांटने का काम तो हमेशा आप करते हैं। किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, किसी को अल्पसंख्यक जान के, किसी को यादव जान के, किसी को दलित जान के उसका घर गिरा देंगे, उसको थाने में कोई पोस्टिंग नहीं बहुत देंगे। शुक्रिया आपका। तो सबसे ज्यादा जो विभाजनकारी जो राजनीति कोई कर रहा है इस देश में, और विभाजन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद सर। कोई एक काम बताइए ना। बहुत बोल रहे थे, ओके, इनसे मनीष पूछ जी को लाया जाए लीजिए स्क्रीन कि पे। उत्तर प्रदेश में डीजीपी धन्यवाद। क्यों नहीं ओबीसी बन रहा, क्यों नहीं कोई दलित बन रहा, विश्वविद्यालयों में कुलपति क्यों सर नहीं कोई अब हो दलित गया बन आपका रहा? टाइम सर। आपके मनीष पास जी को आंकड़े बोलने हैं कि नहीं है? दें, थोड़ा वक्त की कमी, थोड़ा कॉपरेट करें भाई। मनीष सिंधवी जी, बीजेपी कह रही है हम तो सबके साथ न्याय कर रहे हैं, सबका साथ, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, दलितों को, किसानों को, पिछड़ों को, वकार साहब को, सबको तो न्याय दे रहे हैं। नहीं, और एक बात आपको और मैं क्या? खत्म कर अगर समय मिलेगा तो मैं दे दूंगा। 20 सेकंड अब उनकी बारी और है। इतना आप प्लीज, जब आप ये गलत कर राष्ट्रीय रहे हो, अध्यक्ष जी का प्लीज, घर आपने गंगा आप जल से प्लीज, धुलवाया, प्लीज। वो हिंदू नहीं थे? प्लीज ओके, बोलिए, गो एहेड मनीष जी। आज सुबह की एक घटना, सबको न्याय मिल रहा है। आज सुबह की एक घटना है फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली के अंतर्गत जो है, कल जन्माष्टमी का मेला देखने 2 लड़कियां गई थी, एक ही फंदे से लटकती पाई गई हैं। हत्या का मुकदमा है वो। पिछले 10-12 दिनों की कुछ घटनाएं बता रहा हूं, बहुत सारी हैं, कुछ बता रहा हूं। आगरा में दलित युवती के साथ रेप और मर्डर हुआ। हमीरपुर में दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। झांसी में नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। मेरठ में 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ। हरदोई में किशोरी के साथ रेप हुआ। ये क्राइम रजिस्टर उठा लाए हो क्या? जी, ये सिर्फ 10 दिन का है, सिर्फ पिछले 10 दिनों का है। अरे नहीं। मतलब 14, हाँ बिल्कुल, मैं सब सारी, हाँ 14-15 से लेकर इसी 24 के बीच का है ये। तो ये सुरक्षा जो ये दे रहे हैं, सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी, भाई बड़ा प्रदेश है, थोड़ा बड़ा प्रदेश है तो क्या जुर्म होंगे, इस तरीके से अपराध होंगे? और महिलाओं और ये तो औरतों के गलत खिलाफ है। एनसीआरबी कह रही है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गया, एनसीआरबी कह रही है कि इससे दलितों इस के बयान खिलाफ का अपराध क्या बढ़ गया। ताल्लुक है? नहीं, बटेंगे नहीं, तो कटेंगे। मैं इस पर इसका है फर्क। मुख्यमंत्री जी जो मूल काम है उनका चीफ मिनिस्टर के तौर पर इस प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना, महंगाई से निजात देना, रोजगार देना, उसको भूलकर सिर्फ धार्मिक विद्वेष फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी संवैधानिक मर्यादा को भूल गए हैं और मैं पुनः कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को तुरंत उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। और लाइट आसिम वकार साहब, मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट को आप विभेदकारी क्यों मान रहे हो? तो समग्र हिंदू एकता पर काम कर रहे हैं, नहीं सर, और ऐसा पहले करते आए हैं, जैसा वीरेंद्र जी भी कह रहे थे। देखिए, वीरेंद्र जी ने एक बहुत अच्छा शेर सुनाया था। एक बात मैं भी कह दूं कि चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस ये कहती है कि जबान पे, जीभ पे लगी हुई चोट सबसे पहले ठीक होती है, लेकिन हमारी जो बुद्धि कहती है कि जबान से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। जब मुख्यमंत्री की शपथ ली 2017 में पहली बार, तो सर 5 कालिदास मार्ग शुद्ध कराया गया, गंगा जल से धोया गया। किसके लिए सर? जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्हीं ने गंदा कर दिया था। वो कौन थे? मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, कौन थे? मैं जानना चाह रहा था मैं। और इस बात को आप इनकार ना कर पाइएगा ब्रजेश भाई कि 5 KD जो था वो धोया गया था। आनंद जी आऊंगा, आनंद जी दूंगा समय, बिल्कुल सही डिबेट चल रही है। आप 20 सेकंड रुक जाओ, बस इनको कंप्लीट कर लें तो आपको देंगे समय। नहीं, हमको सर बहुत ज़्यादा बोलना ही नहीं है इस पर। हमारा सिर्फ मामला ये है कि जो ज़बान से कहो वो अमल में लेकर आओ, ज़मीन पर करके दिखाओ। ये थोड़ी ना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनका नारा है कि तुम मुझे वोट दो, मैं सरकार बनाऊंगा। और बस वोट देने के बाद फिर जितना मतभेद और विभेद हो सकता है वो तुम्हारे साथ करूंगा। पर वो तो समग्र हिंदू एकता की बात करते हैं ना कि बटोगे क्यों? ये 5 KD क्यों धुलवाया था?
5 कालिदास मार्ग क्यों धोया गया था? ये बैठे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनसे पूछिए मैं गलत बोल रहा हूँ? बोले एक बार भी ब्रिजेश जी 10 सेकंड नहीं, आप बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ? ओके ऑल राइट, आप ना बोले सर बीच में। ओके आनंद जी कुछ कहना? हाँ आनंद जी 10 सेकंड बोलो, 10 सेकंड दूंगा सर, इससे ज्यादा नहीं। देखिए, जो गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं उनको गंगा जल से नफरत है। अरे हमारे घर में पूजा होती है तो घर में गंगा जल छिड़कते हैं भाई। धुलवाया है आपने, इसका मतलब आप एक्सेप्ट करते हो? अरे छिड़काव को धुलाव बताने वाले यही लोग हैं। अरे ये तो इनको गंगा जल से नफरत है। भाई एक्सेप्टेड फाइनली। अशुद्ध हो गया था क्या? अशुद्ध हो गया था क्या? ये देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ये स्वीकार लिया क्या कि तो कहना? दलित पिछड़े और स्वीकार आदिवासी लिया। जहाँ जाएंगे उसको गंगा जल से ये धुलवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने, ये भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा है। ये देश का दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सुने कि वो जहाँ जाएगा शुद्ध हो जाएगा, बीजेपी आएगी तो धुलवाएगी। आपको बिल्कुल बारी नहीं है। दलित ओके, पिछड़ा आदिवासी सिर्फ इस लायक आसिम कर वकार। देगा कि आप कहीं आप आसिम वकार को नहीं बोलेंगे। ओके वकार साहब इतनी नफरत धन्यवाद। दलितों से, आपकी पिछड़ों नहीं है, से आप कि गंगा जल से मनोज धुलवाओगे, जी, सुधार मनोज जी करोगे। ओके थैंक यू। अब आप थोड़ा सा यस आसिम वकार साहब बोलिए। देखिए 10 साल से जिस बात को भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने नजरअंदाज किया और स्वीकार नहीं किया, आज आनंद दुबे जी ने इस बात को स्वीकार तो किया कि 5 KD धुलवाया गया था। हुआ था तो माना तो उन्होंने शुद्ध कराया गया था, घर में पूजा शुद्ध कराया गया, उन्होंने मान तो लिया इस बात को। गृह प्रवेश करते हैं तो अब गंगा इससे जल और का क्या लीजिएगा? भाई गृह प्रवेश में लाइव टेलीविजन के ऊपर उन्होंने बता दिया कि शुद्ध कराया गया था, माना एक्सेप्ट किया। आप ईमानदार प्रवक्ता हैं सर। मैं तो कह रहा हूं आपको गंगा जल से नफरत है और सपा को भी नफरत है। हमें गंगा आप जल चाहते से नहीं सर ना 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 आपके नहीं विकृत बोलना मानसिकता से चाहिए। आप शांत रहो नफरत सर, है। आप शांत रहो। आपके आप शांत रहो, विकृत दोनों की बात है, मानसिकता से नफरत उन है। दो की बात है। अब ये तो बता ना, ना, दिए ना please। कि हम लोग जहाँ जाएंगे धुलवा, कल स्टूडियो में ओके, आना all तो right। यहाँ भी धुलवाना। हम लोग बताइए। पिछले ओके, वक्त से आते हैं, एमएच खान साहब, स्टूडियो में अब आना आप तो सर धुलवाना। गंगा जल का इस्तेमाल होता है कि आप नहीं? गलत दिशा में जा रहे हो। वोट अब आप रुक मैं जाओ। समझता हूं कि एमएच खान को स्क्रीन पे लाया जाए। धन्यवाद। मनोज जी की आवाज बंद करो। आप समझे, आप शांत रहो सर, आप शांत रहो। खान साहब बोलेंगे। खान साहब ये आनंद जी ने तो स्वीकार कर लिया कि आप वाली बात की ये तो शुद्धिकरण हुआ है, बता रहे हैं। बताइए नहीं मुझे। नहीं, तो ठीक कह रहे हैं। अब देखिए हिंदूवादी नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो अखिलेश को कम नहीं मानता हूं मैं। अखिलेश ने तो चिल्ला चिल्ला के कहा था कि मेरे कालिदास मार्ग को धुलवाया गया, लेकिन मैंने वहां आज तक जब से देश आजाद हुआ 5 कालिदास में कोई मंदिर नहीं थी, मैंने मंदिर बनवाया है वहां पर। ये अखिलेश दास का बयान है, अखिलेश यादव का बयान है। अखिलेश यादव के बयान है कि मैंने मंदिर बनवा दिया वहां। काहे भाई उसको काहे उखाड़ फेंक दिया? गंगा के जल जैसे धुलवाओगे और मंदिर रखोगे, मंदिर तो वही अखिलेश यादव। लेकिन आप ये देखो कि चीफ मिनिस्टर का कहना है कि वो खान साहब वो समग्र हिंदू एकता की बात करते हैं कि हिंदू हिंदू एक हो जाओ, ऐसा उनका मत है। ये मत जो है इस हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ है। उनका जो मत कैसे? है ये संविधान के खिलाफ है। कैसे? संविधान कहीं नहीं कहता। संविधान कहता है सब जो आदमी जिस जात धर्म को मानना चाहता है माने, जैसा खाना चाहता है खाए, जैसा कपड़ा पहनना चाहता है पहने, जैसा रूप धर्म मानना चाहता है माने। पर आपने ये बात नहीं संविधान गौर को की, नोट की। आसिम वकार खुद को ऐसे पेश कर रहे हैं कि बहुत पवित्र पार्टी है साहब और ये तो केवल देश की एकता के लिए काम करते हैं। इनके नेताओं ने क्या किया है? आसिम वकार कह सकते हैं, उनको अपना मत है, हम उसमें नहीं बोल सकते। लेकिन अगर ये कोई कहेगा और बीजेपी बोलेगी तो आप बोलोगे, आसिम वकार की बात पे नहीं बोलोगे। ये आपका विभेदकारी बयान है। आप भेदभाव करते हो। नहीं मैं भेदभाव नहीं करता हूँ। मेरी तो बोलो आसिम वकार पे फिर। नहीं, आसिम वकार जो कह रहे हैं वो तो ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं, तुम तो ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो मुस्लिमों के साथ भेदभाव करते हैं। आप अपोजिशन लीडर बनाए, आप जैसे लोगों से सर्टिफिकेट चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? खान साहब सम्मानित व्यक्ति हैं। समाजवादी पार्टी नागरिकता के सशक्तिकरण की राजनीति करती है। धन्यवाद सर, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद खान साहब, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों आप सबका भी शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे भी बेहतर होगा। नमस्कार।